श्री स्वामीनाथन के निधन पर आज हम सभी कुछ क्षण का मौन रखेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, प्लीज। मैं सभी संसद के सभी सदस्यों को यह अवगत कराना चाहता हूँ, हरित क्रांति के जनक जो कि इस बीच हमारे साथ नहीं है, उनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ क्षणों का मौन धारण करेंगे। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री से पूछना चाहती हूँ कि क्यों हमारे देश में दिन प्रतिदिन महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। एक आम आदमी गाड़ी में सफर करने से पहले 100 बार सोचता है। पेट्रोल डीजल की कीमतें जो कि कभी 50 रुपए प्रति लीटर से भी कम हुआ करती थी, आज उनके दाम 110 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुके हैं। कभी टमाटर 200 रुपए किलो हो जाते हैं तो कभी प्याज 150 किलो के पार चले जाते हैं। गैस सिलेंडर के दामों में भी लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। मैं पूछना चाहती हूँ इनकी सरकार से क्या कदम उठा रही है इनकी सरकार इस विषय पर। फाइनेंस मिनिस्टर, प्लीज। Honorable Speaker, Madam, India's economy is much better than most of the countries, adding that India is still the fastest growing economy. The entire world is reeling from the COVID pandemic and wars, and yet India's economy has performed well despite all the challenges. Food inflation is coming down in the world, and it will come down in India also. The cost has been decreased in the imports, and the custom duties have been taken out from edible oils and dals. The government has also given subsidy for the essential commodities like vegetables on tomato, onion, etc., which has been decreased in price in just less than a month. The main concern was the climate change, because of which farmers were not able to supply their products. And now, petrol and diesel, and not so much diesel, but petrol, for instance, the crude coming in and the petrol getting the fines and all is now in the hands of the oil marketing company. Government doesn't do much about it. क्या मैं सत्ता पक्ष से जान सकता हूँ कि भारत में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? ओल्ड पेंशन स्कीम लागू ना करने पर तो यह 30 साल तक सर्विस देने वाले उस व्यक्ति के साथ अन्याय है। यदि हम किसी आम इंसान की बात करें, यदि वह अपने जीवन में एक दिन को भी एमएलए एमपी बन जाता है तो उसे तो जीवन भर की पेंशन प्रदान की जाती है। तो उस व्यक्ति को उसकी आधिकारिक राशि से क्यों वंचित रखा जा रहा है जिसने अपने जीवन के 30 साल देश व सरकार को दिए हैं? हम इनसे यह नहीं कह रहे हैं कि आप 50% पेंशन ही प्रदान कीजिए। हम इनसे यह कह रहे हैं कि इतना तो प्रदान कीजिए कि वह व्यक्ति सेवानिवृत्ति के बाद अपना जीवन ओल्ड एज होम्स में ना बिताए। हम जानना चाहते हैं, इंडिया वांट्स टू नो। माननीय अध्यक्ष महोदया, हम देश में ओपीएस इसलिए लागू नहीं कर रहे हैं क्योंकि इससे सरकारी फंड पर इकोनॉमिक बर्डन पड़ता है। और वही बात की जाए एनपीएस की, तो उसमें सरकारी कर्मचारी जब तक अपनी सेवाएं देश को प्रदान करेगा तब तक उसका फंड पेंशन फंड में जाता रहेगा और बाद में रिटायरमेंट के समय उसे उसका फंड प्रॉफिट के साथ मिलाकर वापस दिया जाएगा। परंतु मान्यवर, हमने ओपीएस के समाधान एवं एनपीएस की रिव्यू के लिए कमेटी बिठाई है जो जल्द ही इसका फैसला करेगी। Honorable Speaker, Madam, for instance, as we are already spending 70 out of 100 rupees on revenue expenditure in which salary and pensions are included, we are spending a negligible amount on capital expenditure which is more important than pension. Honorable Speaker, Madam, मैं आपके माध्यम से सत्ता पक्ष से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जब वह सत्ता में आए थे तो बड़े बड़े प्रलोभन देकर आए थे। क्या हुआ उन वादों का? कहाँ है वो 2 करोड़ रोजगार? 2 करोड़ तो छोड़ ही दीजिए अध्यक्ष महोदया, इनसे 200 नौकरियां तक नहीं दी जा रही। आज हमारे देश का युवा सड़कों पर घूम रहा है और सरकार की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है, परंतु हमारे प्रधानमंत्री जी के तो कहने ही क्या, ये हमारे देश के बच्चों से कहते हैं, बच्चों पकौड़े तलिए पकौड़े
महोदया, पहली बात तो मैं माननीय सम्मानित सदस्यों से ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। और जहाँ तक रही पकौड़े तलने की बात, तो पकौड़े तलने में बुराई ही क्या है? अगर कोई व्यक्ति चाय बेचकर देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो क्या कोई पकौड़े तलने वाला किसी 5 स्टार होटल का मालिक नहीं बन सकता? जहाँ तक रही रोजगार की बात, तो हमने हाल ही में अग्निवीर स्कीम लॉन्च की है, जिसके तहत हमने 46,000 युवाओं को रोजगार प्रदान किया है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। Yes, please. माननीय मंत्री की इस बात पर तो तालियां होनी चाहिए। मैं सदन को ये बताना चाहती हूँ कि सभी हमारे प्रधानमंत्री की तरह किस्मत वाले नहीं होते कि चाय बेच के देश के प्रधानमंत्री बन जाए। और रही बात अग्निवीर योजना की, तो ये योजना देश के भविष्य को अग्नि में झोंकने से ज्यादा कुछ नहीं। मैं बस इनसे यही पूछना चाहती हूँ, क्या ये केवल 4 वर्षों के लिए रोजगार देंगे? उसके बाद उन 75% युवाओं का क्या होगा? क्या वो फिर बेरोजगार हो जाएंगे और सड़कों पर घूमेंगे? Defense Minister, please. अध्यक्ष महोदया, विपक्ष ने तो ठान ही ली है कि उन्हें हमारी किसी भी योजना को सफल होने ही नहीं देना है। अब जब हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, तो इसमें भी इन्हें दिक्कत है। अरे आखिर ये चाहते क्या है? अगर देश का युवा अपने देश के लिए 4 साल दे भी रहा है, तो इसमें विपक्ष को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? और जहां तक रही उन 75% युवाओं की बात, तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि सेवानिवृत्ति के बाद उन युवकों को 12 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी, जिसके तहत वे मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे व्यवसायों में कम ब्याज में अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इससे उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त हम इन 4 सालों में स्किल्ड लेबर तैयार कर रहे हैं, यानी कि कड़ी ट्रेनिंग्स और स्किल की मदद से वे युवा समाज में हो रहे सामाजिक जुर्म को कम करने में मदद करेगा। आप ही बताइए, जिस गरीब मोहल्ले में वे युवा जाएगा, क्या वहाँ के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे? यानी कि सेवानिवृत्त होने के बाद भी वे युवा देश को अपनी सेवाएं देता रहेगा, नशाखोरी से बचेगा और देश की उन्नति में एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। धन्यवाद। Honorable Speaker Madam, why do we need new education policy when we already had one? New education policy has several challenging aims and objectives, but this policy has not clear anything. They do not offer any clear plan for how they will be accomplishing the new education policy. We are hearing this from a long time that it will be implemented, but the question is when. Education Minister, please. महोदया जी, उत्तर देने से पहले मैं सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता में से कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। आखिर उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, एनईपी को 2020 में लागू किया गया था, परंतु पहला वर्ष कोरोना होने के कारण इसकी जितनी तेजी से इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, पर हमारा टारगेट है कि 2024 तक यह पूर्ण रूप से लागू हो जाएगी। अब बात करते हैं कि एनईपी की जरूरत क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि एनईपी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है। एनईपी का मुख्य उद्देश्य ही इंडिया को एजुकेशन में ग्लोबल लेवल तक ले जाना है, जिससे इंडिया महान शक्तिशाली बन सके। अब बात करते हैं कि एनईपी को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि एनईपी को भी हम बिल्कुल वैसे ही इंप्लीमेंट करेंगे जैसे कि इससे पहले वाली शिक्षा नीति को किया जाता था। 370 और 3 तलाक जैसे कानून भी हमारी सरकार ने पारित किए हैं, तो नई शिक्षा नीति को भी हमारी सरकार 2024 तक पूर्ण रूप से लागू कर देगी। और मैं आपको बता दूं कि एनईपी को लाखों लोगों द्वारा बनाया गया है और देश के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। नामांकित प्रश्न 1204। माननीय अध्यक्ष महोदय, we have been witnessing a lot of ethnic violence in Manipur for a long time, and our government, politicians, and the biased media were silent on this issue. They tried to ignore the issue. लेकिन जब बात हद से पार हो गई, खबर को दबाए रखना नामुमकिन हो गया, सुप्रीम कोर्ट का इस पर बयान आ गया, तब जाकर इन लोगों ने इस पर चुप्पी तोड़ी। And our great Prime Minister kept silent on this issue for 77 days. माननीय अध्यक्ष महोदया, वो 77 दिन जिनके बीच 50,000 से 60,000 लोग मणिपुर में डिस्प्लेस हो गए। Between 140 to 200 people were killed and more than 51,000 incidents of racism were reported. ये आंकड़े मणिपुर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को खुद दिए 10 जुलाई को। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि आखिर सरकार 77
के सभी सदस्यों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार चुप थी, इसका ये तात्पर्य नहीं कि हमने कुछ कार्य नहीं किया। मणिपुर हिंसा की जानकारी मिलते ही हमने वहां असम राइफल को तैनात किया। तैनात सुरक्षा बलों ने मणिपुर हिंसा को कम करने तथा रोकने का प्रयास किया। इसी के साथ मैं स्वयं 4 दिन तक मणिपुर में रहकर आया हूँ। मैंने वहां की स्थिति को देखा और पूरा मामला समझा। मैंने कुकीज और मैथिस टाइप के लोगों से भी बातचीत की, जिन्हें हमने आश्वस्त करवाया कि हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हमारी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा मणिपुर में डॉक्टरों की एक टीम भी भेजी गई, जिससे मणिपुर हिंसा में घायल हुए लोगों को सुविधा पहुंची। जहां तक बात रही मीडिया की, तो मैं बता दूं, हमारे देश की मीडिया स्वतंत्र है। चौथा स्तंभ है ये हमारे लोकतंत्र का, इसे कोई रोक नहीं सकता। हमने मणिपुर हिंसा को कम करने के लिए 51 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है, पीस कमेटी, जो मणिपुर हिंसा की तह से जाकर कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदया, जैसा कि सत्ता दल में बैठे मंत्री ने कहा कि वे 4 दिन खुद भी वहां रुक के आए, लेकिन फिर भी हिंसक घटनाएं सामने आ रही है, आखिर क्यों? और ये तो ये भी कह रहे हैं कि इनकी मीडिया स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी 77 दिन तक खबर को छुपाए रखा। ऐसी मीडिया स्वतंत्र होती है क्या? 2400 हथियार पकड़े जाते हैं राज्य के अंदर। वो 2400 हथियार कानून व्यवस्था कैसी थी जो राज्य के अंदर आ गए? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मान्यवर, मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमारे देश की मीडिया स्वतंत्र है। सोशल मीडिया जैसा प्लेटफॉर्म जो दुनिया भर में फैला हुआ है, उससे कोई खबर कैसे छुप सकती है? जहां तक बात रही हमारे कानून व्यवस्था की, तो जो हथियार मणिपुर में पकड़े गए, वो भी तो हमारी कानून व्यवस्था का ही एक उदाहरण है। अवैध हथियार और मणिपुर हिंसा की अभी कार्रवाई सीबीआई द्वारा की जा रही है। जब तक न्यायालय और सीबीआई की इस पे कोई रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक केंद्र सरकार भी इस पे कोई अपना निर्णय नहीं देगी। जो कमेटी हमने मणिपुर हिंसा की जानकारी के लिए बनाई है, जब वो अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी, तभी हम दोनों पक्षों को साथ रख के उनकी डिमांड को सुन के किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। धन्यवाद। Honorable Speaker, Madam, when a heart-wrenching video became viral in which brutal crime was being committed against women, only after that did PM gave a statement on Manipur. अभी भी जब सरकार में बैठे ऐसे लोग मणिपुर की बात करते हैं, तो व्हाटअबाउटिज्म के तौर पर करते हैं। कहते हैं मणिपुर के बारे में क्यों बोल रहे हो? वेस्ट बंगाल, राजस्थान में जो महिलाओं के साथ हो रहा है, वहां पर भी तो अपनी आवाज उठाओ। मैं सरकार से जानना चाहती हूँ कि आखिर वो हमसे क्या सच छुपा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सरकार से पूछती हूँ, what is the reason for the ethnic violence in Manipur and why the police is not able to control it? सरकार मन की बात करेगी, लेकिन मणिपुर की नहीं, आखिर क्यों? होम मिनिस्टर प्लीज। मान्यवर, मैं विपक्ष की इस बात से सहमत हूं कि मणिपुर में हिंसक तांडव हुआ। इस बात से कोई असहमत नहीं हो सकता। भारत जैसे सभ्य समाज में इस प्रकार की त्रुटिपूर्ण घटना होने पर हमें खेद है। मैं जानता हूं मणिपुर घटना एक शर्मनाक घटना थी, परंतु क्या आप जानते हैं कि इस घटना से अधिक शर्मनाक बात क्या है? इस जैसी घटना पर राजनीति खेलना, जो कि हमारा विपक्षी दल कर रहा है। मान्यवर, हमारी सरकार तर्क पे नहीं, सबूतों पे चलती है। जहां तक बात रही महिला सुरक्षा की, तो वो हमारी ही सरकार थी जिसने महिलाओं का हित का ध्यान दिया। चाहे फिर वो 3 तलाक हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, या फिर महिला आरक्षण बिल, ये सभी हमारी ही सरकार द्वारा महिलाओं की स्थिति को बेहतर करने का प्रयास है। धन्यवाद। मैं पीएम से पूछना चाहती हूँ कि आखिर उनकी डबल इंजन की सरकार कर क्या रही है? Why he has not yet removed the CM of Manipur and why he has not till date visited Manipur? धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं सदन में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मेरे साथियों और संपूर्ण देशवासियों को यह आश्वस्त करता हूं कि मणिपुर में अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय जी, मैं मणिपुर के लोगों से भी यह आग्रह करता हूं
वहां की माताओं, बहनों और बेटियों से ये कहना चाहता हूं कि ये देश आपके साथ है, ये सदन आपके साथ है। माननीय महोदय जी, जब मणिपुर में मंदिरों की घंटियां बंद हो जाती थी, दरवाजों पे ताले लग जाते थे, सेना का पहरा देना पड़ता था, तब मणिपुर में किसकी सरकार थी? इनकी। जब इम्फाल के इस्कॉन मंदिर पर बम गिराया गया, लाखों श्रद्धालुओं की जान ली गई, तब मणिपुर में किसकी सरकार थी? इनकी। माननीय महोदय जी, हाल देखिए, IAS, IPS जैसे बड़े बड़े अफसर, अगर उन लोगों को वहां काम करना है, वहां रहना है, तो अपनी तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा उन उग्रवादियों को देना पड़ता था। तब मणिपुर में किसकी सरकार थी? इनकी। हम लोग जितना ज्यादा मणिपुर की धरती में इस राजनीतिक खेल को चलाए रखेंगे, मणिपुर की धरती में शांति आना असंभव है। लेकिन मैं संपूर्ण देशवासियों को ये विश्वास दिलाता हूं कि मणिपुर में फिर से शांति की स्थापना की जाएगी। महोदय जी, हमारे विपक्षी दर्द तो पेट में हो रहा था, लेकिन फूट रहे थे सर। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आप प्रधानमंत्री जी की बात से सहमत होंगी। अध्यापक से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने G20 सम्मेलन में पूरी दिल्ली में जगह जगह पर्दे क्यों लगाए? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, क्या उन्होंने G20 सम्मेलन के लिए दूसरे देशों से भारत की गरीबी को छिपाने का प्रयास किया है? यदि ऐसा है तो मैं सत्ता दल को ये बताना चाहती हूँ कि अगर इन्हें भारत की गरीबी इतनी ही चुभती है तो ये जगह जगह पर्दे लगाने के बजाय भारत से भारत की गरीबी को हटाने के विषय में क्यों नहीं सोचते? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से विपक्ष दल के सभी सदस्यों को ये बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार का यह मानना है कि G20 अपने आप में एक महत्वपूर्ण मंच है, जिसका उद्देश्य वैश्विक आर्थिक संवाद और सहयोग है। हमने अपनी योजनाओं को G20 के साथ मिलकर विभिन्न मुद्दों पर समझौते किए हैं जो हमारे देश के हित में है। नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक घटना है, जिसमें महत्वपूर्ण राजनयिक उपलब्धियां एवं वैश्विक सहयोग को भी प्रदर्शित किया है। और रही बात गरीबों को ढकने की, तो महोदय जी मैं बताना चाहूंगी कि मलिन बस्तियों को ढका नहीं गया था। हमने जोन में अवैध रूप से बनाई गई इमारतों को ध्वस्त कर दिया था, जिसमें इनकी सरकार ने यह कहा कि संरचनाएं अवैध है और कहा कि कुछ प्रभावित समुदायों को फिर से बसाने का इरादा रखती है। धन्यवाद। मिस वेदिका, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज मैं आपके माध्यम से इस भरी सभा में महिला आरक्षण बिल यानी कि विमेन रिजर्वेशन बिल को पेश करने की अनुमति चाहती हूँ। परमिशन ग्रांटेड। धन्यवाद महोदय जी। बिल पर मतदान करने के लिए तैयार हो जाए। आरक्षण बिल के हित में जो भी सदस्य हैं वे अपना वोट कास्ट करें और जो भी सदस्य इसके पक्ष में नहीं है वे भी अपना वोट कास्ट करें। जो इसके हित में है सेज आए, जो इसके हित में नहीं है सेज नो। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा सत्ता पक्ष से यह प्रश्न है कि विमेन रिजर्वेशन बिल 2024 में होने वाले चुनाव से पहले ही क्यों लाया गया? क्या यह केवल और केवल चुनाव जीतने की कोई योजना है? क्या यह बस एक राजनीतिक? पहले तो मैं महिला आरक्षण बिल के पारित हो जाने पर यहाँ पर उपस्थित माननीय सदस्यों को बधाई देती हूँ। और अब जैसे कि विपक्ष ने आरोप लगा ही दिया है कि ये बिल एक राजनीतिक एजेंडा है, तो मैं बता दूं कि हमारी सरकार इस बिल को पारित करने के लिए 2019 से प्रयास कर रही है। Respected ma'am,
जैसे कि हमें पता है चाइना में एशियन गेम्स कंडक्ट हुई और भारतीय एथलीट्स भी वहां गए, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के एक राज्य अरुणाचल प्रदेश के 3 वुशु प्लेयर्स को चाइना द्वारा वीजा ही नहीं दिया गया। सभी प्लेयर्स को उनके एक्रीडेशन कार्ड्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी द्वारा दिए गए, बट सरप्राइजिंगली उन्हीं 3 प्लेयर्स को वो कार्ड्स नहीं मिले। तो मेरा प्रश्न स्पोर्ट्स मिनिस्टर से ये है कि क्या सरकार कोई स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लेगी? क्या सरकार उस ऑर्गेनाइजेशन कमेटी को कंसोल नहीं करेगी जिनके द्वारा वो एक्रीडेशन कार्ड्स उन प्लेयर्स को दिए गए? उन प्लेयर्स के स्पोर्ट्स कैरियर के बीच में क्या इसी तरह कंट्री ग्रजेस आते रहेंगे? डू गवर्नमेंट्स टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आगे से ऐसा किसी भी भारतीय प्लेयर, किसी भी राज्य के प्लेयर को साइडलाइन नहीं किया जाएगा? वी वांट स्टेटमेंट। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात से खेद है कि हमारे इतने जाबाज वुशु खिलाड़ियों को वीजा नहीं दिया गया। इस विषय पर हमने चाइना की स्पोर्ट्स कमेटी से बात भी की और इस विषय की गहराइयों के बारे में जानने का पूरा प्रयास किया। देखिए, जब ओलंपिक चाइना के अनुसार वीजा मिलना चाहिए था और ओलंपिक कमेटी ऑफ एशिया का भी दायित्व बनता था और चीन को भी। भारत के किसी भी कोने से कोई भी खिलाड़ी जो भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है उन्हें वीजा देना चाहिए था। But this discriminatory approach of a country against Olympic charter is not acceptable at all. इसलिए मैं कहता हूँ, अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग है और रहेगा। इन खिलाड़ियों को हमारी सरकार के द्वारा 3 से 4 लाख रुपए की धनराशि भी दी जाएगी और इन्हीं खिलाड़ियों को 2026 में टोक्यो में होने वाले मैचेस में खेलने का मौका भी अवश्य ही दिया जाए। As you could see, I'm not in China, not doing the tour, standing with my players. And I've cancelled my trip to China on these grounds because they have denied the opportunity to the players of Arunachal Pradesh to be a part of Olympics. Thank you, Speaker Madam. सभी को 18वें G20 सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता के लिए बधाई देना चाहूंगी। यह सम्मेलन भारत के लिए वैश्विक प्रतिष्ठा का माध्यम है जो विभिन्न देशों के साथ सभी के हित में कार्य करने का अवसर प्रदान करता है। यह सम्मेलन वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है और भारत को एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उसकी भूमिका बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। इस रूप में G20 के 18वें सम्मेलन ने भारत को वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाने का मौका दिया, जिससे देश की विभिन्न दिशाओं में समृद्धि के लिए नए अवसर भी खोले गए। धन्यवाद। रिस्पेक्टेड स्पीकर मैम, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहती हूँ कि खालिस्तान समुदाय की मुख्य मांग है कि उनके लिए खालिस्तान का गठन किया जाए। मैं सत्ता पक्ष से जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार को नहीं लगता कि खालिस्तान मुद्दा देश की एकता और अखंडता को खतरे में डाल रहा है? वी नीड स्टेटमेंट। Honorable Speaker Madam, I would like to answer the question asked by the opposition. मैं इस बात से सहमत हूँ कि खालिस्तान का मुद्दा हमारे देश की एकता और अखंडता को खतरे में डाल रहा है, पर पूरे देश में एक झूठी खबर फैला दी गई कि हमारी सरकार चुप है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी सरकार चुप नहीं बैठी है। हमारी सरकार ने हाल ही में कई आतंकवादी संगठनों को पकड़ा है, उन्हें अरेस्ट किया है। हमारी सरकार ने एक स्पेशल कमीशन बिठाई है जिसके अंतर्गत हम खालिस्तान के मुद्दे को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। मैं आज समस्त देशवासियों को आश्वस्त करती हूँ कि हमारी सरकार जल्द से जल्द खालिस्तान के मुद्दे को सुलझाएगी। हमारी सरकार हमारे अखंड भारत को कभी खंडित नहीं होने देगी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। Any supplementary question? The G20 New Delhi Leaders Summit with delegates from 42 delegations from around the globe provide the world an opportunity to witness India's diversity, democratic strength and talent. Finally, I would like to draw your attention on this matter. My recent concern is that assembly session sitting are shrinking. The result will be best if we engage the discussion and debate. Now the House is adjourned.